अब ये जो अगला अध्याय है बेसिक फिजिक्स का, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज के 4 मुख्य ब्रांच से थोड़ा सा पेचीदा लगता है। एंड सर्टेनली सेकेंडरी स्कूल्स के बाद यानी कि 10th के बाद 11th और 12th में ये टॉपिक बहुत ही अजीब हो जाता है अगर इस चीज़ को गौर से समझने की कोशिश करें तो इस टॉपिक के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी मौजूदा चीज़ों से इंटरलिंक्ड हैं। इसीलिए इस टॉपिक को एग्ज़ाम के लिहाज से और आम आदमी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है जहां भी आप अपनी सेवा देने के लिए रिक्रूट होना चाहें। तो ये चैप्टर एटॉमिक न्यूक्लियस की कहानी बयान करती है। थोड़ा बहुत इस टॉपिक को बेसिक केमिस्ट्री में एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ा जाता है, लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम्स का पूरा एक समूह, मॉलिक्यूल्स आपस में एक ग्रुप बनाकर एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। बेसिक केमिस्ट्री में एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स को पढ़ा जाता है, लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके, छोटे छोटे एटम से मॉलिक्यूल बनता है और मॉलिक्यूल से कंबाइन करके या फिर आपस में वो इंटरेक्ट होकर एक बहुत बड़े, छोटे से लेकर बड़े स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। इस चीज़ को केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं और मटेरियल साइंस के अंदर क्रिस्टल डिफेक्ट में इस चीज़ को पढ़ा जाता है। मगर ये फिजिक्स का सब्जेक्ट है तो हम एटम्स की गहराई को पढ़ते हैं, लाइक एटम्स एंड न्यूक्लियस क्या होते हैं, उसकी एक्चुअल फिजिक्स जो है वो क्या होती है। इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैंने मैग्नेटिज्म के चैप्टर में आपको एक्सप्लेन किया था। इसके अलावा भी कई चीज़ें होती है, जैसे एक एलिमेंट से हैरत अंगेज तरह की शक्ति निकलना, व्हाट वी कॉल द रेडियो एक्टिविटी। दैट वाज अ ग्रेट बिगिनिंग ऑफ द एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स इन 1895। फिर लेटर ऑन जे थॉमसन द्वारा इलेक्ट्रॉन्स की खोज हुई। इसी को देखते हुए 1900 के दशक में सर एल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा एटम से इसी हैरतअंगेज शक्ति को मास के इक्विवेलेंट कहा जाने लगा। E = mc², दैट वी आर स्टडीइंग इन द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट एंड माई होल सब्जेक्ट एज वेल। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की रे को एक गोल्डन फॉइल में पास किया गया तो एटम की अधूरी असलियत पता चलती गई। सर रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट ने बहुत कुछ साबित किया और कई सारे पार्टिकल्स की खोज हुई। समय गुजरते गुजरते आदमी का दिमाग और विज्ञान विकसित होते चले गए। फिर इसके बाद एक बहुत बड़ी चीज़ की रचना हुई, व्हाट वी कॉल द न्यूक्लियर फोर्सेस, जो एक छोटे से कॉइन जैसी दिखने वाली चीज़ से एक बहुत बड़ी ऊर्जा ला सकता था। लेटर ऑन कई सारे केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस निकल कर सामने आए, केमिकल रिएक्शंस निकल कर सामने आए, न्यूक्लियर रिएक्शंस निकल कर सामने आए, न्यूक्लियर रिएक्टर से लेकर न्यूक्लियर बॉम्ब तक। ऐसी कई सारी चीज़ों की खोज हुई और कई सारे वैज्ञानिकों के कंट्रीब्यूशन के बाद एक नई ब्रांच निकल के सामने आई फिजिक्स की, जिसका नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स। तो स्टैटिक जनरल नॉलेज सिलेबस के हिसाब से इस एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के चैप्टर के 2 हिस्से करने पड़ेंगे, जिसका पहला हिस्सा आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। माय नेम इज़ राहुल रग्गारे और आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन वीडियो लॉग, जिसमें आज बेसिक फिजिक्स का अगला अध्याय एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का पहला हिस्सा आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आई होप ये डायग्राम आप सबको याद होगा, जिसे मैंने मैग्नेटिज्म पार्ट 2 के अंदर परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में आपके सामने प्रस्तुत किया था। सो विद द रेफरेंस ऑफ दिस, इस डायग्राम का संज्ञान लेते हुए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एटम मैटर का वो छोटा सा हिस्सा कहलाता है जिससे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, पर ये कभी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। ये किसी ना किसी चीज़ों से जुड़ा रहेगा, या तो अपने जैसे लोगों से या तो दूसरों से। अगर ये चीज़ एक जैसे एलिमेंट से जुड़ी हो तो उसका मास, उसका रूप और उसकी वेशभूषा भी एक जैसी रहेगी। वेशभूषा से कहने का मेरा मतलब है कि देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, इफ़ यू आस्क मी। थोड़ा बहुत जो मैंने मैग्नेटिज्म पार्ट 2 में एटॉमिक डायग्राम जो मैंने बताया था, ये इटसेल्फ बहुत कुछ कहानी बयान करता है कि एटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जैसा कि अभी इस वेबसाइट मीडिया के स्क्रीन में इस डायग्राम को देख रहे हैं, एटम्स के सेंट्रल कोर के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहते हैं एंड सेंट्रल कोर न्यूक्लियस कहलाता है। एंड इलेक्ट्रॉन्स इसी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ऑर्बिट पर भी रिवॉल्व कर रहा है और वो खुद स्पिन कर रहा है, एंड द न्यूक्लियर स्पिन दैट वी कैन अवॉइड फॉर दिस पीवी लॉग। सो लेट्स कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर। तो हमें फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल के बारे में तो पता चल गया, अब ये भी जानना ज़रूरी है कि ये कैसे बना और किसने इन्हें डिस्कवर किया। सन 1897 में एक CRT एक्सपेरिमेंट हुआ था। एक ग्लास ट्यूब में आगे पीछे कैथोड एनोड के प्लेट रखा गया था एंड इसे पावर अप करने के लिए एक बैटरी को रखा गया था
और उस ट्यूब के अंदर लो प्रेशर में एक गैस का चैनल पुटअप किया गया था जिसे वैक्यूम पंप मेंटेन कर रहा था। एज पर द इलेक्ट्रिकल साइन कन्वेंशन, कैथोड के लिए पॉजिटिव साइन होता है बिकॉज उससे इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, मगर आपके सामने नेगेटिव साइन ले रहा हूँ इस पीवी लॉ के हिसाब से, जस्ट आपको समझाने के लिए। जैसे ही इसे पावर अप किया गया, इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज कैथोड रे के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को पाया गया जिसे सर जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। उसे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कहा गया और उसको नाम दिया इलेक्ट्रॉन। ये एक स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल कहलाता है। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज थे जिसकी वैल्यू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है एंड इसका मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम्स होता है। फिर उसके बाद ये भी पाया गया कि एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं एंड बेशक उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी मौजूद होंगे। फिर से वही एक्सपेरिमेंट हुआ, वैसा ही डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब लिया गया, बट दिस टाइम यहाँ पर बैटरी पोलैरिटीज चेंज करने के साथ साथ बीच में परफोरेटेड कैथोड प्लेट लगाया गया। लेफ्ट साइड में एनोड प्लेट को रखा गया और राइट साइड में फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा दिया गया। जैसे ही पावर अप किया, कैथोड रेज अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहा था, पर क्योंकि उस डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब के अंदर गैस आयंस मौजूद थे तो कुछ रेज कोलाइड करके एंड अपना रूप चेंज करके अपोजिट डायरेक्शन में उस परफोरेटेड कैथोड रेस के छेद से गुजरे एंड देन कैनाल रेस राइट में निकलकर सामने आ रहा था जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन की तरफ जा रहा था। इस कैनाल रेस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स पाए गए जिसे प्रोटॉन नाम दिया गया। सर गोल्डस्टीन ने इसे सबसे पहले नाम दिया था, बट पूरे एक्सपेरिमेंट करने के बाद सर अर्नस्ट रदरफोर्ड ने दुनिया के सामने सार्वजनिक कर दिया। तो प्रोटॉन का जनक, ओरिजिनल जनक जो है वो सर अर्नस्ट रदरफोर्ड को कहा जाता है। सो दिस प्रोटॉन, ये एक और स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल था। इसका चार्ज वैल्यू +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम थी एंड इसका मास 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम्स था। बट जैसे जैसे विज्ञान विकसित होता गया, इस खोज में कुछ ना कुछ कमी पाई गई थी। देयर वाज समथिंग मिसिंग आउट देयर। उन्होंने ये पाया कि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला एक इकलौता पार्टिकल नहीं हो सकता और इलेक्ट्रॉन नंबर से भी हम किसी को एटम डिक्लेयर नहीं कर सकते, बिकॉज हाइड्रोजन और हीलियम को जब आमने सामने रखा गया तो ऑन पेपर अगर देखा जाए तो हीलियम का मास जो है वो ज़्यादा होना चाहिए हाइड्रोजन से, बिकॉज हीलियम्स एटॉमिक नंबर इज़ 2 एंड हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज़ 1। बट जब असलियत में इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट हुआ तो हीलियम का मास हाइड्रोजन के मास से 4 गुना ज़्यादा निकलकर सामने आ रहा था। इस चीज़ को नोट करते हुए रेडियो एक्टिव अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम प्लेट के सामने बम्बार्ड किया गया, तो उसमें से न्यूट्रल रेडिएशंस निकलकर सामने आ रही थी, बट वो कहीं पर आयोनाइज नहीं हो रही थी, बोले तो किसी पर अट्रैक्ट या रिपेल नहीं हो रही थी। इस न्यूट्रल रेडिएशन को गैमा रेज नाम दिया गया एंड इसके अंदर न्यूट्रॉन्स पाया गया जिसे जेम्स चैडविक ने 1932 में डिस्कवर किया था। न्यूट्रल रेडिएशन एंड गैमा रेज तो निकल गए, बट स्टिल इट वाज अ डाउटफुल केस कि ऐसा कैसे हो सकता है रेडियो एक्टिव अल्फा पार्टिकल से। सो इसी गैमा रेज को जो इस समय आप इस वेबसाइट मीडिया पर ये रेड ग्लोइंग येलो रेडिएशंस आप देख रहे हैं, ये न्यूट्रल रेडिएशंस, जस्ट इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये जो पेनिट्रेट होती हुई ये जो नेक्स्ट अपकमिंग रेज जो निकली, ये कैनाल रेज निकली। इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन्स की मौजूदगी उसके अंदर पाई गई। तो आज के तारीख में ये जो एटम की तस्वीर देखते हैं, प्रोटॉन के पास पाए जाने वाला ये लाल स्फीयर जिसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसे सर जेम्स चैडविक ने इस न्यूट्रल रेडिएशन गैमा रेज के अंदर न्यूट्रॉन पार्टिकल्स को डिस्कवर किया। ये न्यूट्रॉन एक अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल था जिसका कोई चार्ज नहीं था और जिसका मास ऑलमोस्ट इक्वल था प्रोटॉन के। एंड क्योंकि इसके अंदर कोई चार्जेस नहीं होते तो इसे न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस में यूज़ किया जाता है, जिसे मैं अगले हिस्से में आपके सामने पेश करूँगा। अच्छा, ये दोनों रेज जो मैंने अब तक बताया, कैथोड रेज एंड कैनाल रेज, इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या क्या थी, बोले तो एक जैसा क्या क्या था इसमें। तो लेट मी शो यू द पॉइंट्स। ये दोनों रेस दिखाई नहीं देती है, ये दोनों रेस विजिबल नहीं है एंड ये दोनों सीधे सीधे ट्रैवल कर रही थी, बोले तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही थी। ये दोनों रेस प्रेशर को एक्सर्ट करती है एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों के पास मौजूद होती है। इन दोनों रेस को इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के सामने पास करवाए तो ये डिफ्लेक्ट हो जाती है। इन दोनों रेस को गैस मटेरियल के सामने पास करवाए तो ये आयोनाइज हो जाती है। इन दोनों रेस को किसी भी मटेरियल से पास करे तो उस मटेरियल में कोई ना कोई फिजिकल एंड केमिकल बदलाव आते ही हैं। लाइक इस कैथोड रे को परफोरेटेड प्लेट से पास करे तो कैनाल रेस बनेगा एंड सेम कैथोड रे को टंगस्टन मटेरियल से पास करे तो एक्स रेस का फॉर्मेशन होगा।
So I hope these fundamental particles and their emerging radiation has been understood to all of you. जैसे जैसे वक्त बीतता गया, एटम्स की और कहानी निकलकर सामने आने लगी। इस एटम्स के अंदर और भी तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए गए थे। जैसे इस डायग्राम में मैंने इलेक्ट्रॉन स्पिन का जिक्र किया था, तो ऐसा एक फंडामेंटल पार्टिकल पाया गया जिसमें इलेक्ट्रॉन अपोजिट चार्ज में था, विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा था एंड मास उसका सेम था जैसे इलेक्ट्रॉन का था, जिसे 1932 में कार्ल डेविड एंडरसन ने ढूंढा था एंड नाम दिया उसे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन, क्योंकि इसका बिहेवियर इलेक्ट्रॉन से अपोजिट था। इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉन एंटी पार्टिकल भी कहा जाता है। एंटी पार्टिकल, एंटी पार्टिकल बात एक ही है। तो इलेक्ट्रॉन एंटी पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहा था एंड इस चीज़ को जब इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करवाया तो ये रिजल्ट में गामा फोटॉन्स बना रहा था। फिर 2 साल बाद पाई मेसॉन्स की खोज हुई, जिसे जापानीज साइंटिस्ट हिदेकी युकावा ने एक थ्योरी प्रपोज किया था विच इज़ कॉल्ड युकावास थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। इसमें यह था कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के कंबाइंड रूप, व्हाट वी सो कॉल्ड न्यूक्लियन, इसके सराउंडिंग में मेसॉन्स का पूरा एक ग्रुप घेरा बनाया हुआ है। उनमें से एक ग्रुप पाई मेसॉन्स कहलाते हैं। ये पाई मेसॉन्स कैसा भी इनका बिहेवियर हो सकता है, या तो न्यूट्रल हो सकता है पाई 0, या तो नेगेटिव हो सकता है पाई माइनस, या तो पॉजिटिव हो सकता है पाई प्लस। इनके बिहेवियर से ही समझ में आता है कि ये अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल की श्रेणी में आता है। ये चीज़ की तो खोज हुई, इसके साथ साथ और एक चीज़ खोज हुई थी जिसमें इन एटम्स में लाइट एमिटिंग पार्टिकल्स के रूप में भी सामने आने लगे, जिन्हें एनर्जी पैकेट्स भी कहा जाने लगा। A set of quanta of energy consisting of EM waves, E is equal to h mu, जिसे 1926 में गिलबर्ट लुइस ने सबसे पहले नाम तो दिया था फोटॉन, मगर इसके अंदर क्वांटा की खोज मैक्स प्लांक और आइंस्टीन ने इसे पाया और दुनिया के सामने पेश कर दिया। तो ये फोटॉन्स लाइट जितनी रफ्तार में जा रही थी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये फोटॉन्स हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सोल पार्टिकल कहलाता है। इसके बिना हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच कंप्लीट ही नहीं हो सकता। एंड देन उसके बाद 1930 में वॉल्फगैंग पॉली द्वारा एक बिना चार्ज वाला पार्टिकल खोज में सामने आया जिसका कोई वजन नहीं था, जिसे इन पाई मेसॉन्स को EM वेव्स के थ्रू पास करवा कर एक्सट्रैक्ट किया गया था, न्यूट्रिनो, जिसे V म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड इस चीज़ का विपरीत दिशा में घूमने वाला एंटी पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो भी इस एक्सपेरिमेंट के दौरान पाया गया था। तो ये रहा इस चैप्टर के अंदर स्टैटिक जी के सिलेबस के हिसाब से एटम पार्टिकल्स की संक्षेप में कहानी। मैं एक्चुअली रेडियो एक्टिविटी वाले टॉपिक को मैं इस पीवी लॉग में डिस्कस कर सकता था, बट वही है कि वो एटम्स से निकलने वाली रे, उससे जुड़ने और टूटने की कहानी जो है वो अलग हो जाती। तो बेहतर है कि इस रेडियो एक्टिविटी वाले टॉपिक को मैं अगले पीवी लॉग में जो है वो डिस्कस करूँ। तो इस एटम के अलग होने से, टूटने से और जुड़ने से और किस तरह की एनर्जी जो है वो निकलकर सामने आती है, इस बात का जवाब आपको अगले पीवी लॉग में प्रस्तुत करूंगा। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इतना ही। ये मेरे पीवी लॉग चैप्टर 12 का पहला हिस्सा था। अगले हिस्से में इस एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स की आगे की कहानी लेकर आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी रीच बढ़ाने के लिए। और अगर आपको इस तरह के जनरल नॉलेज के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स आपके लिए है, जिम्मेदारी से इसका इस्तेमाल कीजिए। खुशियाँ फैलाइए, अफवाहें नहीं। दिस वॉज राहुल रग्गारे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पीवी लॉग। हैव अ नाइस डे।